हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं आपका भाई पहले बायोलॉजी चैप्टर 2 और फर्स्ट कंप्लीट पूरे अच्छी तरह से फिनिश कर दिया है और आज मैं बायोलॉजी चैप्टर 3, अगर साइंस चैप्टर की बात करें तो ये 8 चैप्टर में आता है, लेकिन बायोलॉजी में यह तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसको इसको बहुत अच्छी तरह से आज हम पढ़ेंगे, इतनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि आप उतना कल्पना भी नहीं किए होंगे। जैसे मैंने दो चैप्टर पहले बहुत अच्छी तरह से उसका क्वेश्चन के साथ पढ़ा था, उसी प्रकार उससे भी बेहतर आज मैं इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ और बहुत अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाला हूँ। तो आप चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड आज हम सब प्रश्न करेंगे और समझते हुए प्रश्न करेंगे, इतनी गहराई तक समझेंगे प्रश्न को कि उससे सब्जेक्टिव भी बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। बस आप इसे समझते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीवों में जो एकल जीव होते हैं उसमें प्रजनन की विधि कैसे होती है, जो अलैंगिक जनन करते हैं उसमें प्रजनन की विधि कैसे होती है। तो इसमें अलग अलग खंडों में दिया हुआ है जो आपके बुक में है। पहला है विखंडन। ये विखंडन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त करेंगे। उसके बाद दिया है खंडन। खंडन विधि द्वारा यह प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में भी आज हम लोग पूरी तरह जानकारी प्राप्त करेंगे। और तीसरा पॉइंट दिया है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनर्जनन होता क्या है, यह कैसे होता है, यह किस किस जीवों में होता है, उसकी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगला पॉइंट दिया है मुकुलन। मुकुलन किस जीवों में यह पूरी होता है उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और बीजाणु समासम, अगला है बीजाणु समासम और कायिक प्रवर्धन। ये पौधों में किस प्रकार की जनन होती है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग आज जानेंगे। अब चलते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन किसमें होता है और ये कैसे होता है और इससे कैसे संतति की उत्पत्ति होती है इसके बारे में बहुत गहराई तक हम लोग आज जानेंगे और पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन किस प्रक्रिया द्वारा होती है और किस विधि से वह अपना जो संतति है उसका उत्पादन करते हैं और अपनी वृद्धि को बढ़ाते हैं। और उसमें पढ़ेंगे हम लोग मानव में लैंगिक जनन और मानव में लैंगिक जनन कैसे होती है, इसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। और इसी में हम लोग जानेंगे कि उसमें जो होने वाली बीमारी है उसका रोकथाम कैसे किया जाए। और इससे रिलेटेड हम लोग इस सबसे रिलेटेड हम लोग बहुत भर भर के प्रश्न करेंगे और बहुत उससे समझते हुए हम लोग प्रश्न करेंगे और बहुत मजेदार होगा ये कंसेप्ट। बहुत अच्छे तरह से आप लोग समझते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा इस कंसेप्ट को। और मैं पढ़ाऊंगा इतनी बिजोड़ कि आपका जो माइंड है इसे बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर लेगा। और इतनी समझा कर मैं पढ़ाऊंगा, इतनी समझाकर उसके गहराई में जाकर पढ़ाऊंगा जिससे आप कभी उसे भूल ही नहीं सकते हैं। चलिए, मैंने तो इसके बारे में पहले जान लिया है किससे रिलेटेड प्रश्न को करना है और कैसे करना है ये हम बताएंगे और अच्छी तरह से करेंगे और समझते हुए करेंगे प्रश्न का हल। देखिए, इसमें पहला प्रश्न कर रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। ये नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन क्या है, ये युग्मक क्या है, पहले युग्मक को जानते हैं। ये युग्मक हुआ है जो नर युग्मक उसे कहते हैं जो नर अपना जननांग से स्रावित करता है। तो क्या वो शुक्राणु है जो अपने जननांग से स्रावित करता है, और जो मादा का युग्मक है वो क्या है, अंडाणु है। तो जब इसका संलयन होता है इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए दिया है, पहला ऑप्शन दिया है निषेचन, दूसरा दिया है अंकुरण, तीसरा दिया है परागण और चौथा दिया है किण्वन। इसमें पहला निषेचन होगा जब इसका संलयन
आपस में होता है दोनों का, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन को हम देखते हैं, ऑप्शन बी दिया है अंकुरण। अंकुरण किसमें होता है? कोई बीज में ही अंकुरण होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है परागण। ये परागण क्या है? ये परागण जो पुष्प होता है उसमें यह पाया जाता है, नर युग्मक है जो परागण का कार्य करता है। और चौथा ऑप्शन दिया है किण्वन। एक किण्वन एक प्रोसेस है जो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो इसका संलयन होता है उसे निषेचन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है द्विखंडन, बी दिया है मुकुलन, सी परागण और डी बहुखंडन। देखिए, जब हाइड्रा जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो अपने वह बॉडी सरफेस पर एक छोटा सा बड़ जैसा मुकुल जैसा प्रवर्धक उत्पन्न करता है, बाहर की ओर निकालता है। और मुकुल बड़ा होते होते वह हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। जैसे मुकुलन निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं मुकुलन। तो मुकुलन विधि के द्वारा वो अपना जनन करता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाइड्रा जो है प्रजनन अपना मुकुलन विधि के द्वारा संपन्न करता है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है पराग कोश में होता है। ये पराग कोश किसमें पाया जाता है? जैसे नर पुष्पी होते हैं उसमें पराग कोश पाया जाता है। और ये पराग कोश क्या है? नर युग्मक का कार्य करता है। जब ये नर युग्मक का कार्य करता है तो कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया है बाह्य दल, बी में दिया है अंडाशय, सी में अंडक और डी में परागकण। तो यह बाह्य दल नीचे होता है और उसमें अंडाशय पाया जाता है और अंडक उसी में उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन जो परागकण है ये पराग नली से जुड़ा हुआ होता है और इस पर एक छोटे छोटे महीन कण के रूप में परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। तो इसमें परागकण पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जो मुकुल जो बनता है उसके द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में होता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है अमीबा में, बी कर रहा है ईस्ट में, सी प्लाज्मोडियम और डी लेशमानिया। अमीबा जो होता है, अमीबा में ये क्या होता है? द्विखंडन होता है, इसमें मुकुलन नहीं होता है। ये अपना जनन जब करता है तो ये अपना जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है उसको 2 भागों में बांट देता है और एक से वह 2 बना लेता है। और इसमें अभी में दिया है ईस्ट। ईस्ट में हाइड्रा के जैसा ही वह मुकुल को निकालता है बाहर और उससे अपना जो जनन की प्रक्रिया है उसको करता चला जाता है। और सी में दिया है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में जो होता है ये अलैंगिक जनन के रूप में मुकुलन नहीं होता है, इसमें बहुखंडन होता है। और डी में दिया है लेशमानिया, इसमें तो नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, जिसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विखंडन होता है। ये द्विखंडन क्या है? जैसे कोई भी जीव अपने शरीर को 2 भागों में बांट दे और प्रत्येक भाग एक नया संतति का उत्पन्न करे, इसको क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। तो हमने इसमें पहले ही जाना है जो द्विखंडन किसमें होता है। जैसे ऑप्शन ए दिया है अमीबा, बी दिया है पैरामेशियम, सी दिया है लेशमानिया और डी दिया है इनमें सभी। तो देखिए अमीबा में भी द्विखंडन होता है जो अपने शरीर के भाग को 2 भागों में बांट देता है। और बी में दिया है पैरामेशियम। पैरामेशियम अमीबा का ही एक प्रकार होता है जिसमें वो आता है। और लेशमानिया भी अपने जो अलैंगिक जनन करता है अपने शरीर को 2 भागों में बांट देता है। तो ये तीनों जो इसमें दिया है ना, ये तीनों क्या करते हैं? द्विखंडन विधि द्वारा अपना जनन को संपन्न करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें सभी आते हैं जो अपना शरीर को 2 भागों में बांट कर ये जनन करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अगला प्रश्न, फूल में नर जनन अंग होता है। ये नर जनन अंग जो होता है वो फूल में किस भाग में होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पुंकेसर या पुमंग। पुंकेसर को हम लोग पुमंग भी कहते हैं। बी में दिया है अंडा, सी में दिया है वर्तिका और डी में दिया है
वर्तिका। जो अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका जो होता है ये मादा में पाया जाता है, लेकिन जो पुंकेसर होता है वह नर जनन जनन अंग में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पुंकेसर। 7 नंबर क्वेश्चन करा है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किस भाग में निषेचित होता है? ऑप्शन ए दिया है योनि, बी दिया है गर्भाशय, सी फिलोपियन ट्यूब और डी अंडाशय। अब देखिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो हम पहले जानते हैं कि जो अंडाणु होता है निषेचित होता कहाँ से है। तो हम लोग पहले ही जान लिया है कि जो अंडाणु है वो अंडाशय से निषेचित अंडाशय से निकलता है और फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से उसमें ही वो रहता है, क्योंकि वह उसमें गति नहीं पाई जाती है, वो गति नहीं कर सकता है, इसलिए वह अंडाशय से निकलकर फिलोपियन ट्यूब में, कहने का अर्थ है फिलोपियन ट्यूब का यहाँ पर दिया है जो जो वहाँ पर पाई जाती है, जो अंडाशय से जो नली जुड़ी होती है गर्भाशय की ओर तक, उसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। उसमें वह आकर रुकी रहती है और जब बाहर से शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए जब फिलोपियन ट्यूब तक जाता है तो वह वहाँ निषेचित हो जाती है, लेकिन वह उसमें उतना गति नहीं पाई जाती है जिसके कारण वह गर्भाशय तक आ सके। तो इसमें दिया है योनि, बी में दिया है गर्भाशय, सी में फिलोपियन ट्यूब और डी में अंडाशय। तो अंडाशय से जब निकलती है वो फिलोपियन ट्यूब में रुक जाती है और शुक्राणु के द्वारा वह निषेचित फिलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किस भाग में बनता है? जो नर होते हैं वो जनन के किस भाग में शुक्राणु बनता है? तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वृषण, बी में दिया है अंडाशय में, सी में गर्भाशय में और डी में मूत्राशय में। ये देखिए क्या दिया है, बी में दिया है अंडाशय में। शुक्राणु का अंडाशय में थोड़ी बनता है, वो तो एक नर का न भाग है। और बी में, सी में दिया है गर्भाशय में, ये तो एक मादा का न भाग है। और डी में दिया है मूत्राशय में, यहाँ तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए में वृषण में बनता है शुक्राणु, जो एक नर जनन अंग है, जिसके कारण वहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है और वह शुक्राणु शुक्र नलिका से होते हुए वो हमारे जो जनन भाग होते हैं उसके माध्यम से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न कर रहा है 9 नंबर, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जो पुष्पी पौधा होते हैं उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है पतियों द्वारा, बी दे रहा है तने द्वारा और सी दे रहा है फूलों द्वारा और डी दे रहा है बीज द्वारा। हम लोग जानते हैं कि जब दो पुष्प, एक नर या मादा, जब पुंकेसर या स्त्रीकेसर में जो पाया जाता है, पुंकेसर में परागकण और स्त्रीकेसर में जो वर्तिकाग्र में जो पाया जाता है, वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। वर्तिकाग्र के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है और जो पुंकेसर होता है उसके जो पुंकेसर के जो ऊपरी भाग होती है वहां पर परागकण पाया जाता है और परागकण उड़कर और जो स्त्री केसर होता है उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ पर वह बैठ जाता है और वहां से वह वर्तिका से होते हुए वह अंडाशय तक चला जाता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसमें किसके द्वारा होता है? तो फूल के द्वारा होता है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया फूलों में ही पाई जाती है, तो वह ये सब प्रक्रिया फूल के द्वारा ही होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इसमें कौन है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इसमें क्या है? मादा और नर, जैसे मादा का हो जाएगा स्त्रीकेसर और नर का पुंकेसर, जो अलग अलग पाए जाते हैं, जो एक में नहीं पाए जाते हैं, और जो अगर एक में अगर पाए जाए तो द्विलिंगी पादप ये कहलाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है इसमें एक लिंगी पादप कौन सा है? आइए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए में दिया है सरसों, बी में दिया है गुड़हल, सी में पपीता और डी में मटर। देखिए इसमें क्या दिया है, जो सरसों होता है उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। गुड़हल में भी वैसा ही होता है, दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और पपीता में देखें तो इसमें दो होते हैं,
एक होता है जो फलता है, जो फल देता है, और एक होता है जिसे हम लोग काट देते हैं। क्या कहते हैं, वो फूल भांगा हो गया, यानी फूल दे रहा है सिर्फ। तो क्या होता है, वो वो नर पपीता होता है और एक मादा पपीता होती है। जो नर पपीता होता है वो सिर्फ फूल देता है, और जो मादा पपीता होती है वो क्या करती है, फल देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नर पपीता होता है उसको हम लोग काट देते हैं। तो वही क्या होती है, जो अलग अलग होता है, उसका अलग अलग भाग होता है, नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो मादा के पास सिर्फ क्या पाया जाएगा, अंडा से, और जो अपनी मादा जो होती है वो सिर्फ क्या करती है, फल देती है। तो उसमें क्या कहा जाता है, एक लिंगी है, सिर्फ ये क्या कर सकती है, फल दे सकती है। तो ये पपीता में ही पाया जाता है और मटर में तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें इसमें दोनों पाए जाते हैं, पुंकेसर और स्टिकेसर दोनों पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहे हैं 11 नंबर, निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का अर्थ है जिसमें नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं, उसको उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तो इसमें कौन सा है जिसमें दोनों पाया जाता है। ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है केचुआ, बी में दिया है मछली, सी में शेर और डी में बकरी। हम लोग जानते हैं कि मछली मछली अंडा देती है, ठीक है, और शेर बच्चा देता है और बकरी बच्चा देती है। तो इसमें ये अपना अंडा बाहर छोड़ देती है, लेकिन जो केचुआ होता है ये अपना लिंग को परिवर्तन कर सकता है। ये दोनों हो सकता है, या तो नर भी हो सकता है या मादा हो सकता है। तो अपने लिंग को क्या करता है, परिवर्तन करता है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यह उभयलिंगी है, यानी द्विलिंगी है, इसके पास दोनों लिंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। वो कौन सा भाग है पुष्प का जो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है परागकोश, बी में दिया है वर्तिकाग्र, सी में वर्तिका और डी में अंडाशय। तो ये परागकोश किसमें पाया जाता है, ये नर पुष्प में पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, फल किसमें बनेगा, मादा में बनेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है परागकोश, तो नर में पाया जाता है, तो हो ही नहीं सकता है वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र क्या है, एक पाथ, एक रास्ता है जो परागकण को आने देती है, कहाँ तक, तो अंडाशय तक। और सी में क्या कर रहा है, वर्तिका। वर्तिका क्या है, एक उसका पाइप जैसी संरचना पाई जाती है। और डी में कर रहा है अंडाशय। अंडाशय है जो बाद में जाकर क्या कहता है, फल का रूप ले लेता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। वो कौन सा भाग है पुष्प का जो परागकण बनाता है। परागकण किसमें बनता है, तो वो नर पुष्प में बनता है, ठीक है। तो कौन सा नर पुष्प का भाग है जो परागकण बनाता है। ऑप्शन ए दिया है बाह्यदल, बी दिया है पंखुड़ी, सी पुंकेसर और डी स्त्रीकेसर। देखिए बाह्यदल जो पंखुड़ी होती है वो फूल की, पुष्प की सबसे निचली भाग पाई जाती है। निचली भाग पंखुड़ी हो जाएगी बाह्यदल, और उसके ऊपर क्या जाएगी, पंखुड़ी हो जाएगी। तो ये क्या करती है, जब किसी पुष्प का फल बनता है तो क्या कहती है, झड़ जाती है। और डी में क्या कर रहा है, स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर में तो ये परागकण बनेगा नहीं, क्योंकि परागकण किसमें बनेगा, पुंकेसर में बनेगा। इसमें क्या कर रहा है, पुंकेसर, ये पुरुष में नहीं परागकण बनेगा। और ये क्या करता है, जो कहते हैं ना कि पुरुष पुंकेसर में जो परागकण बनता है, क्या करता है, स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाता है। तो किसमें बनेगा, ये पुंकेसर में बनेगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। जो अमीबा है वो अपना अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा करता है। तो हमने पहले जाना है इसे। अमीबा क्या करती है, अपने बॉडी को दो भागों में क्या करती है, बांट लेती है। जब उसका चरण करने का समय आता है तो क्या करती है, अपने बॉडी को दो भागों में बांट लेती है। तो जब बॉडी को अपने दो भागों में बांटती है, इसको क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं या विखंडन कहते हैं। तो आइए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। इसमें कर रहा है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता था, मुकुलन में क्या कहता है, अपने मुकुल को बाहर, जैसे ईस्ट को या देख लीजिए हाइड्रा को, हाइड्रा क्या करता था, अपने मुकुल को बाहर निकालता था। लेकिन यह जिसमें दिया है अमीबा, अमीबा जो है अपना मुकुल नहीं निकालता है। लेकिन बी में दिया है विखंडन, सी में दिया है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन होता है ना, छोटे छोटे जो स्पोर होते हैं ना, उसी से ये बनता है। आगे हम लोग इसको जानेंगे। और डी में दिया है इनमें से सभी।
तो इसमें तो ये मुकुलन होगा ही नहीं, और ये होगा नहीं, कौन सा होगा इसमें, विखंडन होगा। विखंडन कहने का अर्थ है अपने बॉडी को दो भागों में बांटना। इससे क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ये हाइड्रा जो होती है, जो जलीय जीव है एक, इसमें क्या पाया जाता है, जो क्या करती है, जनन कैसी प्रकार करती है, मुकुलन से, या आगे जो हम पढ़ेंगे एक और प्रक्रिया से अपना जनन करती है। तो पहले हम लोग जाने कि मुकुलन से करती है, ठीक है, और बाद में उसको हम लोग जानेंगे। क्या कह रहा है इसमें, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है मस्तिष्क, बी में कह रहा है तंत्रिका, और सी में कह रहा है मुख, और डी में स्पर्श। तो ना इसमें तंत्रिका पाई जाती है, ना मस्तिष्क पाया जाता है जिससे सोच से न समझने का कार्य करता है, और ना ही इसमें कोई मुख पाया जाता है। ये क्या करता है, ये अपना स्पर्शक होता है। इसमें जो हाइड्रा होती है ना, उसके ऊपर स्पर्शक पूरा पाए जाते हैं, चारों ओर से ढके रहते हैं उसके। ये क्या करता है, स्पर्शक से अपना भोजन को प्राप्त करती है, पकड़ती है और उस पर चिपक जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्या कर, इसमें क्या पाई जाती है, स्पर्शक पाई जाती है। प्रश्न कर रहा है 16 नंबर, इसमें पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का अर्थ है जिसमें वह लैंगिक जनन, जिसमें क्या किया जाता है, एक जीव है और उसको विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक भाग अपने एक नए जीव का उत्पत्ति कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। इसे पूछ रहा है इनमें कौन सा ये पुनरुद्भवन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में दे रहा है हाइड्रा, बी में अमीबा, सी में स्पाइरोगाइरा, और डी में इनमें कोई नहीं। जो यहाँ पर हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा और प्लानेरिया जो दो है, जो क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन को, जो अलैंगिक प्रक्रिया पुनरुद्भवन की होती है, इसको दर्शाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें कौन सी है जो अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, इसमें ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विखंडन, बी कह रहा है मुकुलन, सी कह रहा है द्विखंडन, और डी कह रहा है इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर जो तीनों इसमें ऑप्शन जो दिया है, ये हम लोगों ने जानते हैं, इसमें जो लैंगिक जनन करने की प्रक्रिया है यह अलैंगिक जनन की है, क्योंकि यहाँ पर किसी दो जीवों की जरूरत नहीं पड़ रही है, अकेला जीव ही अपना संतति को उत्पत्ति कर ले रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में उत्पन्न होते हैं। जो डेंगू उत्पन्न करता है वो मच्छर किस जल में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन से हम देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है खारा जल में, बी कर रहा है शुद्ध जल में, सी कर रहा है गंदा जल, और डी कर रहा है मृदु जल। देखिए जो डेंगू उत्पन्न करता है एक कहीं अलग से उत्पन्न नहीं होता है, ये कहाँ उत्पन्न होता है सब, तो जो हम लोग फ्रिज या किसी भी जल ठहराव जो यहाँ पर शुद्ध जल होता है वहां पर ये उत्पन्न होते हैं, ये गंदा जल में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ये जो मलेरिया उत्पन्न करता है मदा एनोफिलिस मच्छर, एक किस जल में उत्पन्न होता है। तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है साफ जल में, बी कर रहा है गंदा जल, सी मीठा जल, और डी इनमें से सभी। तो यह भी क्या कहता है, साफ जल में ही उत्पन्न होते हैं मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर। इसका ऑप्शन भी ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लानेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है, कौन सी विधि अलैंगिक जनन की है जो प्लानेरिया में पाई जाती है। तो आइए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है विखंडन, बी कर रहा है द्विखंडन, और सी कर रहा है मुकुलन, और डी कर रहा है पुनरुद्भवन। पहले हम लोग जाना है पुनरुद्भवन में क्या होता है, जब एक जीव होता है उसको विभिन्न भागों में काट दिया जाए, बांट दिया जाए, और प्रत्येक भाग अपने नए संतति का जीव बना लेता है, तो क्या कहते हैं, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। और पुनरुद्भवन किसमें किसमें पाई जाती है, हाइड्रा और प्लानेरिया में पाई जाती है। तो क्या कर रहा है इसमें प्रश्न में प्लानेरिया पूछ रहा है, तो इनसे क्या पाया जाएगा, पुनरुद्भवन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इसमें पुनरुद्भवन पाया जाएगा। इसके द्वारा ही अपना अलैंगिक जनन को कर पाती है। अगला प्रश्न कर रहा है 21 नंबर कह रहा है इसमें फूल में मादा अंग होता है, ये मादा अंग फूल में कौन सा होता है उसको हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है पुंकेसर, बी कर रहा है दल, सी कर रहा है बाह्य दल, और डी कर रहा है स्त्री केसर। इसमें कह रहा है फूल में मादा अंग, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें कौन सा है जो फल बनाने में मदद करता है, वो मादा अंग कहलाता है फूल का। तो
इसमें दिया है पुंकेसर। ए में पुंकेसर किसे पाया जाता है? ये नर में पाया जाता है, न कि मादा में पाया जाता है। बी में दिया है दल और सी में दिया है बाय दल। ये क्या है? ये जो है ना फूल की, ये क्या है? नीचे वाला भाग है, जो पंखुड़िया होती है ना उसके नीचे वाला क्या है? भाग है। तो ये क्या है? जन्म में भाग नहीं लेते हैं। इसमें दी में क्या कर रहा है? स्त्री केसर। फूल का मादा अंग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। किसमें बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन ए कर रहा है गाय में, बी कर रहा है मनुष्य में, सी मेढक और डी कुत्ता में। ये सब तो लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, जिसमें मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में जुड़ते हैं। जबकि क्या करता है मेढक? मेढक पानी में अपना लार्वा को छोड़ देता है। ठीक है, और मेढकी होती है जो अपने अपने अंडा को भी छोड़ देती है, और मेढक अपने स्पर्म को छोड़ता है। और पानी में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, न कि किसी किसी के शरीर के अंदर। ये शरीर के अंदर क्या करता है? रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? पानी में रिएक्शन करके और अपना वो टेढ़पोड़े छोटे छोटे जीव का निर्माण करते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, स्पाइरोगाइडा में प्रजनन किस विधि से होता है? जो स्पाइरोगाइडा होता है, इसे प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए दे रहा है मुकुलन, बी दे रहा है खंडन, सी पुनरुद्भवन और डी बीजाणु जनन। ऑप्शन ए में जो देखे मुकुलन, ये किसमें पाया जाता था? मुकुलन क्या किसमें पाया था? तो ये हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता था। लेकिन खंडन दिया है और पुनरुद्भवन, तो ये ईस्ट हाइड्रा और किसे प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पाया जाता था। लेकिन जो खंडन इसमें दिया है बी ऑप्शन, ये किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगाइडा। ये क्या करता है? अपने शरीर को खंड 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 भागों में बांट लेता है। ठीक है, और वो अपना एक नए जीव का उत्पादन करता है। इसका क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खंडन के द्वारा अपना यह प्रजनन करता है। अगला प्रश्न कर रहा है, स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं। जो स्त्री केसर होता है, जो जिस पर वो अड़ा रहता है, उसके भाग को क्या कहते हैं? तो इसमें पूछ रहा है कि आधारित भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है वर्तिकाग्र, बी में दिया है अंडाशय, सी में वर्तिकाग्र और डी में दिया है पुष्पासन। ठीक है, यहाँ पर वर्तिका कर ले। ठीक है, देखिए वर्तिका और वर्तिकाग्र, और बी में दिया है अंडाशय, सी में दिया है पुष्पासन। तो ये क्या कहते हैं? वो जो वर्तिका है ये क्या होती है? जो अंडाशय से निकलती है ऊपर की जो नली, इसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर ही जाती है वर्तिकाग्र कहलाती है, जहाँ पे क्या है? परागकण आकर मिलता है। और डी में देखे तो पुष्पासन है। ठीक है, तो पुष्पासन जो कली होता है उसके नीचे जो भाग पाई जाती है, जहाँ से डंठल पर जो कली फूलता है, वहीं पे एक पुष्पासन पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या रखा रहा है? इसमें आधारित होती है स्त्री केसर। ये अंडाशय जो होती है ना, उस पर क्या होती है? ये आधारित होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, अंडाशय। अगला प्रश्न कर रहा है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ये पुंकेसर है, इसके अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है वर्तिकाग्र। ठीक है, बी में दिया है परागकोश, सी में दिया है वर्तिका और डी में दिया है परागनली। तो इसमें कह रहे पुंकेसर क्या था? ये मादा वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखें पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो जो पुंकेसर दिया है इसमें मादा वाला भाग पूछा है। ठीक है, तो मादा वाला भाग इसमें देखेंगे ये तो वर्तिकाग्र है, ये जो पुंकेसर सॉरी ये पुंकेसर नर वाला भाग है जो, लेकिन जैसे वर्तिकाग्र है क्या है? मादा वाला भाग है। ठीक है, और वर्तिका भी मादा वाला, और ये पराग नली जो होती है और कहते हैं पराग कोश होता है, ये पुंकेसर का भाग है। तो इसमें पूछ रहे हैं इसका अगला सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है? तो होता है पराग कोश। पराग कोश के अंदर ही परागकण पाया जाता है। ठीक है, जो जहां से वो निकलता है और वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो इसका क्या ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसका सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है? ये पराग कोश होता है। हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, शुक्राणु कहाँ परिपक्व होती है? ये शुक्राणु है जो नर का
जो नर का एक जन्म अंग से जो निकलता है शुक्राणु, ठीक है, जो नर युग्मक है, ये कहाँ कह रहा है कहाँ परिपक्व होती है, ये पूछ रहा है कहाँ पे परिपक्व होती है। तो कह रहा है शुक्राशय, ठीक है, और बी कह रहा है प्रोस्टेट, सी कह रहा है वृषण, और डी कह रहा है एपिडाइडिमिस, ठीक है। अब देखिए शुक्राशय है, ठीक है, तो ये क्या करता है, शुक्राशय लिक्विड को ये स्रावित करता है। बी में दिया है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि से ये अपना प्रोस्टेट जो द्रव पाया जाता है ये स्रावित करता है। और सी में दिया है वृषण, ये वृषण क्या होता है, यहाँ से यह सुखाणु का स्राव होता है वृषण से। लेकिन इसमें पूछ रहा है यह परिपक्व कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अब जब वृषण अपना सुखाणु को स्रावित कर देता है तो वो अपने पास नहीं रखता है, क्योंकि उसको परिपक्व भी करना होता है। तो उसके लिए क्या करता है, अधिवृषण या एपिडाइडिमिस में यह डाल देता है, जिसके फलस्वरूप वह क्या होता है, उसमें परिपक्व होता है। और परिपक्व होकर फिर क्या करता है, वह शुक्र वाहिका से होते हुए वो पेनिस से बाहर निकलता है, ठीक है। तो वो किसमें परिपक्व होता है, तो वो होता है एपिडाइडिमिस या अधिवृषण में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किसने की, ठीक है। ये प्रश्न में परीक्षा में कभी पूछता है पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया है उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे ट्रेम्बले, किसने किया था, तो इसकी खोज किए थे ट्रेम्बले ने। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अंड प्रजक है, ठीक है। इसे पूछ रहा है इसमें कौन सा है जो अंडा को उत्सर्जित करता है, न कि बच्चा को, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है मानव, बी में दिया है मेढक, सी में कुत्ता और डी में गाय। अब देखिए यहाँ पर मानव है और कुत्ता और गाय को हम लोग देखते हैं तो ये क्या होते हैं, ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं क्योंकि ये स्तनधारी होते हैं। लेकिन जो मेढक होता है, ये मेढक क्या करता है, अंडा को उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो क्या करता है, क्या कहते हैं, इसे अंड प्रजक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सजीव प्रजक है, ये कौन सा है जो सजीव प्रजक यानी सजीव का उत्पत्ति करता है। सजीव कहने का अर्थ है जो स्तनधारी होता है, जो बच्चा को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है सर्प, बी में दिया है मछली, सी गाय और डी मेढक। हम लोगों ने पहले वाले प्रश्न में देखा है कि ये मेढक है जो अंड प्रजक है, बाकी ये सब क्या है, ये सजीव प्रजक है, क्योंकि ये क्या करता है, संतति को अपना उत्पत्ति देते हैं बच्चे के रूप में, ठीक है। और तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसे पूछ रहा है कौन सा है जो सजीव प्रजक है, तो सजीव प्रजक इसमें एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर गाय, बाकी ये सब क्या है, अंड प्रजक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कर रहा है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। जब मादा और नर युग्मक आपस में मिलते हैं तो ये निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप वो क्या कुछ ना कुछ तैयारी होनी चाहिए जिससे वह जो निषेचित जो युग्मक है वह रह सके। उसके लिए क्या होता है, उसमें गर्भाशय में अगर मादा है तो उसे क्या होता है, गर्भाशय में क्या होता है, वहां पर ये भ्रूण का फॉर्मेशन होने लगता है, निर्माण होने लगता है। क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो इससे क्या हो जाए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। या फल का निर्माण बाद में करते हैं, क्योंकि पहले ये भ्रूण का निर्माण करते हैं जिससे वह उसको संचित रख सके और उसको लंबी अवधि तक उसे परिपक्वता के लिए बरकरार रखा जा सके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो इतना प्रश्न को जो आप हल किए हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और मैंने इतनी बारीकी तरफ से इसको समझाया है कि आप सब इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बिना देरी करते हुए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊं वो आपके पास बहुत जल्द ही पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।